भाभी कॉलेज में है। अजय अपने छोटे भाई मन्नू से बहुत प्यार करता है। वो उसे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता। उसे डर लगता था कि कहीं उसका भाई बिगड़ ना जाए, लेकिन क्या भाई सच में सुधरा हुआ था? यार भैया, आपको पता है ना कि हमारे कॉलेज में इतनी प्यारी टीचर आई, इतनी सुंदर, उनको देखकर ही लगता है जैसे काश ये मेरी भाभी होती। तू कॉलेज पढ़ने जाता है या ये सब करने जाता है? हाँ, मेरी चिंता मत कर, चिंता ये कर कि कल की आने वाली परीक्षा में तू मार्क्स कैसे लाएगा। सही तो कह रहा है मन्नू, अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन इसको तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। इतने लोग घर के आगे लाइन लगाकर खड़े हैं, किसी की लड़की को तो ये हाँ बोले। ऐसा भी नहीं है माँ, सब एक से बढ़कर एक है। और ये क्या बात हुई कि भाई हाँ बोले तो ही शादी होगी? याद नहीं, पिछली वाली लड़की ने भैया को मना कर दिया था, ये बोलकर गई थी कि बहुत अंकल टाइप लगते हैं। हाँ ठीक है, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। अब किसी को पसंद आओ चाहे ना हो। रहा सवाल लड़की की माँ का, तो मन्नू सही कह रहा है, सारी लड़कियां बहुत अच्छी है, लेकिन मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ उसके जैसी कोई नहीं। जब वैसी लड़की मिलेगी तब शादी भी कर लेंगे। फिलहाल मन्नू चल, तुझे मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ, फिर आगे दुकान चला जाऊंगा। भैया प्लीज, आज मुझे दोस्त के साथ बाइक पर जाने दो ना। ये क्या रोज छोटे बच्चे की तरह कॉलेज के दरवाजे पर छोड़ते हो? पता है मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। थोड़ा आने दे मजाक, और कोई बाइक से नहीं जाना तुझे। पता है बाइक कितनी अनसेफ होती है, तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। दोनों भाई लड़ते झगड़ते घर से निकलते हैं तो माँ भी मुस्कुरा देती है कि दोनों बेटों का प्यार भगवान ऐसे ही बनाकर रखना। अगले दिन पड़ोस से मनु की शिकायत आती है। बहन जी, आपके बेटे को समझा लो, जब देखो तब आवारा की तरह मेरे घर के गेट के सामने खड़ा रहता है। ये ठीक नहीं है, उसे बोलो कहीं और जाके खड़ा हो जाए। अरे कैसी बात कर रहे हो, मेरा बेटा तो घर से बाहर भी नहीं निकलता। और वैसे भी कौन सा तुम्हारे घर पे जवान लड़की है, 2 मुष्टंडे लड़कों की माँ हो तुम मेरी तरह। हाँ तो आजकल के समय का क्या भरोसा, आजकल वो क्या कहते हैं, लड़का लड़की सब समान होते हैं। हाँ, मैंने टीवी में देखा है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है आज के जमाने में। हाय हाय, इस औरत का दिमाग कितना और कैसा कैसा सोच सकता है। पहली बात तो ये कि मेरा बेटा घर से बाहर निकलता नहीं, दूसरी बात मेरा बेटा शादी नहीं करे ये मंजूर, लेकिन किसी लड़के को ब्याह कर लाया ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। बाकी वो आता है तो मैं उससे बात करूंगी। जाओ यहां से, जयराम जी की। पड़ोसन वहां से चली जाती है। ये पहली बार नहीं है कि मन्नू की शिकायत मोहल्ले से आती है, हर बार कोई नया घर, कोई नए लोग आकर उसकी शिकायत माँ को लगाते रहते हैं। शाम को मन्नू घर आता है तो माँ उसे डांटती है, लेकिन वो तो अपने में ही मगन रहता है। पता है माँ क्या हुआ कॉलेज में आज? भैया ने मेरी उस टीचर को देखा और फिर मुस्कुराए। और मजे की बात यह है कि मेरी टीचर ने भी उनको देखकर मुस्कुराया। लग रहा है माँ सेटिंग हो गई भैया की टीचर के साथ आज पहले दिन ही। कैसी बात कर रहा है, मेरा बेटा बहुत सीधा है, वो ये सब काम नहीं करता। उसको कोई भी लड़की ऐसे पसंद नहीं आ जाएगी जिसको वो जानता भी ना हो। तभी अजय घर आता है और मनु के गले में हाथ डालकर कहता है, अरे यार मनु, तेरी टीचर तो बहुत सुंदर है, कितनी प्यारी है। तूने देखा कैसे मुझे देखकर मुस्कुरा भी रही थी। यार मेरी बात करा देना, कहीं से नंबर ला दे, मेरी शादी करवा दे। माँ, तेरी होने वाली बहू मिल गई है, जा जाकर कुछ मिठा ले आ। मनु माँ की ओर देखकर मुस्कुराता है कि देखो जो कह रहा था वैसा ही है ना, माँ तो गलत निकली। अब भैया वो भैया नहीं रहे। हाँ भैया, क्यों नहीं, कल से ही मैं लग जाता हूँ तुम्हारे काम पे। वैसे देखा तो मैंने भी था कैसे टीचर आपको देखकर मुस्कुरा रही थी। लग रहा है राम ने जोड़ी बना दी। वाह वाह राम जी। अगले रोज मन्नू कॉलेज जाता है कि रश्मि जो कि मन्नू की टीचर होती है वो उसे रोक कर कहती है, मन्नू कल जो तुम्हें गेट पे छोड़ने आए थे वो कौन थे तुम्हारे? टीचर वो मेरे भैया हैं, बड़े भैया। उनके लिए हम लोग शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं, सब ठीक तो है ना? अच्छा, मतलब शादी नहीं हुई क्या अभी तक उनकी? नहीं ना टीचर, वो क्या है ना, भैया से तो बहुत लड़कियां शादी करना चाहती है, लेकिन भैया के दिल में कोई उतर ही नहीं रही। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, उनका नंबर देना जरा। हाँ टीचर जी, ये लीजिए। बस फिर क्या था, रश्मि और अजय दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और वो दिन भी आ जाता है जब दोनों की शादी हो जाती है। कल तक रश्मि टीचर, आज मन्नू की रश्मि भाभी बन जाती है। लेकिन भाभी घर में, कॉलेज में तो वो टीचर ही होती है क्योंकि भाभी कॉलेज में है।
मन्नू तो अगले दिन से ही कॉलेज जाना शुरू कर देता है, लेकिन रश्मि शादी की महीने भर की छुट्टी के बाद कॉलेज जाती है। और जब वो कॉलेज जाती है तो सभी उन्हें देखते ही रह जाते हैं। साड़ी में रश्मि और भी खूबसूरत लग रही थी। मन्नू का दोस्त मन्नू से कहता है, अबे यार, रश्मि टीचर को देख कितनी मस्त लग रही है भाई। 5-7 साल में बड़ा होता ना तो इसी से शादी करता। मन्नू को दोस्त की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी वहां रश्मि आ जाती है। रश्मि मन्नू का हाथ पकड़कर नीचे कर देती है। मन्नू, क्या कर रहे हो? ये गलत बात है ना? कॉलेज में लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है, हटो यहां से। रश्मि दोनों को अलग करके वहां से चली जाती है। लेकिन अब पूरे कॉलेज में ये बात फैल जाती है कि रश्मि टीचर ने मन्नू का साथ दिया। और साथ दिया, लेकिन क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता कि रश्मि उसकी भाभी है। मन्नू गुस्से में घर आता है और माँ के पास जाकर चिल्लाने लगता है, मम्मी भाभी को समझा लो, सबके सामने उन्होंने मेरा हाथ रोक लिया, वरना आज तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। चलो, अब मुझे ये तो सब्र है कि घर में और कॉलेज में रश्मि बहू है जो तेरा ध्यान रखती है, वरना तू तो किसी दिन कोई कांड कर देगा। आने दो भाभी को, मैं बात करता हूँ। और क्या जरूरत थी मेरा हाथ पकड़ने की, और वो भी सबके सामने? कोई थोड़ी ना जानता है कि वो मेरी भाभी है। तभी वहां रश्मि आ जाती है। माना कोई नहीं जानता कि मैं तुम्हारी भाभी हूं, लेकिन जैसे भाभी का दर्जा माँ का होता है, वैसे गुरु का दर्जा भी तो माँ का ही होता है ना। भाभी ना सही, लेकिन टीचर के हक से मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती थी। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं निकलता मन्नू, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। कुछ दिन बीत जाते हैं और रश्मि देखती है कि मन्नू लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा। वो घर आती है और अजय से सारी बात बताती है कि कैसे मन्नू कॉलेज तो आता है लेकिन लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा। जिसके बाद अजय मन्नू को बुलाता है और उसे खूब डांट लगाता है। क्या बात है मन्नू, कॉलेज जाते हो लेकिन लेक्चर अटेंड नहीं करते? तुम्हारी भाभी बता रही है कि तुम पता नहीं सारा दिन कहाँ रहते हो। अगर ऐसा ही रहा ना तो घर पे बिठा दूंगा, घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा तुम्हारा, समझे? पिता के जाने के बाद मन्नू के लिए अजय ही पिता समान है। मन्नू अजय से जितना प्यार करता है उतना डरता भी था, लेकिन अब उसको भाभी पर गुस्सा आ जाता है कि वो उन दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा लगा रही है। मन्नू सीधा भाभी के पास जाता है और उनके साथ झगड़ा करने लगता है। सास ये सब देख रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कहती। रश्मि को भी मन्नू की बात बहुत बुरी लगती है और वो उससे बात करना बंद कर देती है। शाम को अजय घर वापस आता है तो, क्या बात है, घर का माहौल बड़ा बुझा बुझा सा लग रहा है, सब ठीक तो है ना? अरे जब से तेरी शादी हुई है तब से रोज तू मन्नू को डांट ही लगाता रहता है। बहू को क्या जरूरत है हर छोटी सी बात को घर में शिकायत करने की। अब अजय को वजह समझ में आ जाती है कि माहौल रश्मि को लेकर खिलाफ है। अजय सीधा अपने कमरे में जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन रश्मि देखती है कि एक लड़की को मन्नू परेशान कर रहा है। ज्यादा मुझे परेशान किया ना तो मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी, सारी आशिकी उतर जाएगी तुम्हारी, समझे? जानती हो, मुझे प्रिंसिपल भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस कॉलेज में मेरी भाभी मुझे कुछ होने नहीं देंगी। कौन है तुम्हारी भाभी? और तुम्हारी भाभी इस कॉलेज में है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मनमानी करते रहो, समझे? आज के बाद अगर मेरे सामने आए तो बुरा होगा। लड़की मन्नू को धमकाकर वहां से चली जाती है। रश्मि ये सब देख रही थी लेकिन कुछ नहीं कहती। करे भी तो क्या करे, घर पर बोलती तो लड़ाई कलेश, लेकिन इस तरीके से वो उसके नाम पर मन्नू को मनमानी करते भी तो नहीं देख सकती थी। रश्मि सीधा उस लड़की के पास जाती है और उसे कहती है कि अपने ऊपर हुए अत्याचार को वो बिल्कुल ना सहे। अगर मन्नू उसको आगे से तंग करता है तो सीधा प्रिंसिपल के पास जाए, वो भी प्रिंसिपल से मन्नू की शिकायत करेगी। वहीं मन्नू कॉलेज में चौड़ा होकर घूमता है। आखिर उसकी भाभी लेक्चरर है, कोई कैसे उसे कुछ कह सकता है। रश्मि घर आकर सारी बात अजय को बताती है। मैं खुद एक लड़की हूं, मैं कैसे किसी लड़की के साथ बेइज्जती होते देख सकती हूँ, और वो भी मेरे नाम पर। मन्नू शैतान है ये तो मैं जानता था, लेकिन लड़कियों की इज्जत नहीं करता ये तो गलत है। अभी उसे सबक सिखाता हूँ। नहीं, तुम कुछ मत कहो, वरना माँ जी को लगेगा मैं फिर से तुम दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई लगवा रही हूँ। इस बार मामला मैं खुद देख लूंगी। वैसे तो तुम्हें इस बात को माँ को भी बताना चाहिए। माँ को भी पता होना चाहिए कि कैसे वो बाहर की लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करता है। रश्मि को भी अजय की बात सही लगती है। वो सास के पास जाती है और बताती है कि किस तरीके से कॉलेज में मन्नू दूसरी लड़कियों को परेशान करता है। वैसे तो सास हमेशा अपने बेटे मन्नू की तरफ से ही बोलती है, लेकिन इस बार मामले की गंभीरता को देखकर सास बहू का साथ देती है। वैसे तो मैंने अपने दोनों बेटों को लड़कियों की इज्जत करना सिखाया है, लेकिन अगर तेरी बात सच है और मन्नू सच में लड़कियों को परेशान करता है तो मैं उसका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। आने दे उसे, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। माँ जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी।
अगर मैं अजय को बताती हूं तो फिर दोनों भाइयों में झगड़ा होगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि कॉलेज में वो कैसे लड़कियों को परेशान करता है। सास को बताकर रश्मि वहां से चली जाती है। जब शाम को मन्नू घर आता है तो तेरे प्रिंसिपल का फोन आया था, तूने किसी लड़की को कुछ कहा है क्या? माँ झूठ बोल रही है वो लड़की, मैंने तो सिर्फ उसका दुपट्टा खींचा था। बस फिर क्या था। माँ को आ जाता है गुस्सा और मन्नू के गाल पर जोर का तमाचा मारती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की का दुपट्टा खींचने की? यही तुझे सिखाया है मैंने? यहाँ लड़कियां सिर्फ तुम जैसे लड़कों के कारण सेफ फील नहीं करती। मैं वो माँ नहीं हूं जो गलत बातों को सपोर्ट करूं। अभी तुझे मजा चखाती हूं, लेकर जा घर से बाहर। मन्नू बहुत रोता बिलखता है, लेकिन उसकी मां नहीं मानती। अजय के समझाने के बाद मां उसे घर के अंदर इसी शर्त पे लेती है कि आज के बाद वो किसी लड़की को परेशान नहीं करेगा। मन्नू घर के अंदर तो आ जाता है, लेकिन उसकी नजर जब भाभी पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि ये सारा किया कराया उसकी भाभी का है। अगले रोज मन्नू कॉलेज जाता है और उस लड़की से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। भगवान मुझे इसकी सजा जरूर देगा। पर मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, तुमने प्रिंसिपल को क्या कहा था? उन्होंने मेरे घर पे फोन किया था। चलो कम से कम तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना तो आया। तुम्हारी माँ ने कुछ तो सिखाया तुम्हें। रही बात प्रिंसिपल को फोन करने की, तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है। पर अगर तुम मुझे कुछ भी बोलोगे ना तो मैं प्रिंसिपल के पास जरूर चली जाऊंगी। जाओ, निकलो यहां से। मन्नू घर आता है और एक बार फिर रश्मि के पास जाता है। तो आपने माँ से मेरी शिकायत लगाई। पहले तो आप भैया के ही कान भरती थी, अब माँ के कान भरने भी शुरू कर दिए। रश्मि कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो मन्नू से बात ही नहीं करना चाहती थी। नहीं है ना कोई जवाब आपके पास? पहले मैं चाहता था कि आप मेरे घर की भाभी बनकर आए, और जब आप मेरी भाभी बनकर आई तो आप मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मन्नू रश्मि को शर्म का पाठ पढ़ा ही रहा था कि अजय वहां जाता है। वो मन्नू की सारी बात सुन लेता है। बहुत बड़ा हो गया रे मन्नू तू, हाँ? अपनी भाभी से इस तरीके से बात कर रहे हो? और क्या गलत किया उसने? तुम सरे राह लड़कियों के दुपट्टे खींचोगे उसके सामने, उसके नाम पर, तो वो क्या घर पर बताएगी भी नहीं? उसने मुझे रोक दिया, वरना मैं तेरा वो हाल करता कि तेरी 7 पुश्ते याद रखती। एक बार फिर अपनी बेइज्जती होता देख मन्नू को गुस्सा आ जाता है। वो ठान लेता है कि अब वो भाभी को सबक सिखा कर रहेगा। अगले दिन मन्नू कॉलेज में होता है कि सामने से रश्मि निकलती है। यार रश्मि मैम के पेपर बहुत हार्ड होते हैं, पता नहीं कैसे बनाती है। कोई उनके पेपर लीक कर देता ना तो मजा आ जाता। दोस्त को ये नहीं पता था कि रश्मि मन्नू की ही भाभी है, लेकिन मन्नू के मन में ख्याल आ जाता है क्यों ना वो किसी तरीके से भाभी के पर्स में से पेपर चोरी कर ले और पूरे कॉलेज में बांट दे, जिसके बाद रश्मि की पूरे कॉलेज में थू थू होगी। वहीं रश्मि परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त थी। मन्नू उसके कमरे में जाता है। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे एहसास हो गया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रश्मि को मन्नू के व्यवहार में अचानक आया हुआ ये बदलाव कुछ ठीक नहीं लगता। वो सोच रही थी कि सामने से सास आ जाती है। अरे माफी मांग रहा है लड़का, माफ कर दे, इतने भी क्या कर। अजय भी वहीं खड़ा था। फिलहाल रश्मि मन्नू को माफ तो कर देती है, लेकिन उसके मन में ये ख्याल आता रहता है कि आखिर इस बदलाव की वजह क्या है। सास और मन्नू रश्मि के कमरे से जाते हैं कि रश्मि अजय से कहती है, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, मानो कुछ बड़ा करने वाला है। वो अचानक से माफी मांगने वाला लड़का तो नहीं है। अरे बेवजह परेशान हो रही हो, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया, इसीलिए तो तुमसे माफी मांगी। रश्मि अपने काम पर लग जाती है। फिर एक रोज मौका देखकर मनु रश्मि के पर्स में से परीक्षा के पेपर चुरा लेता है और उसकी जेरोक्स करके पूरे कॉलेज में बांट देता है। पूरे कॉलेज में फुसफुसाहट होने लगती है। रश्मि मैडम ने पैसे लेकर पेपर लीक किया है और ये बात किसी तरीके से प्रिंसिपल के पास पहुंच जाती है। प्रिंसिपल रश्मि को बुलाता है। रश्मि, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, पैसों के लिए आप इतना गिर जाएंगी। कैसी बात कर रहे सर, मैंने ऐसा क्या कर दिया? प्रिंसिपल रश्मि के सामने परीक्षा के पेपर रखता है जो उसने बनाए थे। ये क्या है रश्मि, आप पैसे लेकर परीक्षा के पेपर लीक कर दिए, पढ़ाई को मजाक बनाकर रखा है। मैं आपको कॉलेज से बाहर निकाल रहा हूं। रश्मि को सदमा लग जाता है। समझ तो जाती है कि ये सारा काम किसका है, लेकिन सदमे के कारण वो कॉलेज से निकलती है पर घर नहीं पहुंचती। शाम तक सब चिंता करने लगते हैं कि रश्मि कहां चली गई।
मन्नू घर आता है। पता है माँ, वैसे तो भाभी बहुत ज्यादा ईमानदारी की मूर्ति बनती है। आज उन्होंने कॉलेज में क्या किया? ये कहकर वो सारी बात घर वालों को बताता है। प्रिंसिपल ने भाभी की वो क्लास ली, क्या ही बोलूं। मैं नहीं मानता कि रश्मि ऐसा करेगी। वो बहुत ईमानदार लड़की है। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे किसी की चाल है। वैसे रश्मि है कहाँ? मतलब भाभी तो दोपहर में कॉलेज से निकल गई थी, वो घर नहीं आई क्या अभी तक? हाँ, वैसे वहां से तो रोती हुई निकली थी। तुम जिस तरीके से बता रहे हो कि प्रिंसिपल ने उसकी बेइज्जती की है, अब तो मुझे डर लग रहा है कि वो कहाँ चली गई होगी। कहीं उसने अपने साथ कुछ कर तो नहीं लिया। अजय परेशान होकर रोनी सी शक्ल बना लेता है। नहीं, वैसे हिम्मती लड़की है हमारी बहू, परेशान होकर मायके चली गई होगी। तू फोन लगा। अजय रश्मि के मायके में फोन करता है, लेकिन वो वहां पे नहीं थी। अब पूरा घर परेशान हो जाता है। सास रोने लगती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कहाँ चली गई भाभी? अगर भाभी को कुछ हो गया तो? वहां रश्मि पार्क में अकेली बैठी सोच रही थी कि उसके साथ क्या हो गया। उसने कभी जीवन में पैसों की लालच नहीं की। शिक्षा के साथ मजाक करने वाली औरत बोला प्रिंसिपल ने उसे, जबकि उसने पूरी जिंदगी पढ़ाई करने में ही निकाल दी। उसके माता पिता को ये पता चलेगा तो क्या होगा? अजय को पता था जब भी रश्मि दुखी होती है तो वो कहाँ जाती है। अजय रश्मि को ढूंढता हुआ उसी पार्क में जाता है जहां बैठी रश्मि रो रही थी। रश्मि, तुम पर इतना कुछ बीता और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अकेले सब कुछ सहती रही। तभी मन्नू और उसकी सास भी वहां आ जाते हैं। क्या बोलूं मैं तुम्हें, क्या बोलूं? मैं तुम लोगों को कुछ बोलूंगी तो उल्टा मुझे ही बोला जाएगा कि मैंने भाइयों के बीच में झगड़ा लगवा दिया। फिर से मेरे मन्नू पर इल्जाम लगा रही है। मन्नू को कुछ मत बोल, समझी? पैसों की लालची, पैसों के लालच में पेपर बेचेगी और इल्जाम मेरे मन्नू पर लगा देगी। अरे चलो यहां से। मत चुप रहो। एक तो वो पहले से ही परेशान है। मन्नू, क्या ये तुम्हारा काम है? क्यों मानेगा वो कि ये उसने किया है? मैं इस कॉलेज में पिछले 7 साल से पढ़ा रही हूं, कभी मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा। और अब मैं ये फैसला कर चुकी हूं कि मैं घर में नहीं रहूंगी। या तो तुम मुझे तलाक दे दो या मेरे साथ कहीं और रहने चलो, फैसला तुम्हारा है। मन्नू, जो कि पहले ही खुद को दोषी मानकर अंदर अंदर रो रहा था, भाभी के पैर पकड़ लेता है। भाभी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं आज के बाद कसम खाता हूँ, आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपको परेशानी हो। मैं हमेशा आपका प्यारा छोटा देवर, आपका भाई बनकर रहूंगा। एक बार मुझ पर विश्वास करके देखिए, मैं कॉलेज में सबको बता दूंगा कि वो पेपर मैंने ही आपके बैग से चुराए थे। रश्मि को इस बार मन्नू पर विश्वास हो जाता है। वो उसे गले लगा लेती है और माफ कर देती है। प्रेमा की एक ही संतान थी, वो था उसका बेटा वरदान। छोटे से कस्बे में रहने वाला वरदान पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था, इसलिए गरीब परिवार से होने के बाद भी स्कॉलरशिप के दम पर वो बड़े शहर में पढ़ने के लिए चला जाता है और जल्द ही उसकी अच्छी नौकरी भी लग जाती है। कुछ सालों बाद वरदान, माँ जी वहाँ गाँव में अकेले परेशान हो जाती होंगी। आप माँ जी को क्यों नहीं कहते कि हमारे साथ आकर यहीं पर रहे? अरे मैं तो कह कहकर परेशान हो गया, लेकिन मम्मी गांव छोड़कर शहर में आना ही नहीं चाहती। कहती है उनके यहाँ रहने से हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे माँ ऐसा क्यों सोचती है कि उनके यहाँ रहने से हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे? इतना बड़ा परिवार है उनका, फिर उन्हें वहाँ अकेले रहने की क्या जरूरत है? मम्मी जी यहाँ आएंगी तो बच्चों के साथ उनका मन भी लगा रहेगा। सिया के बार बार कहने पर वरदान अपनी माँ को गांव से शहर बुला लेता है। वरदान और सिया दोनों ही नौकरी करते थे और उनका 3 साल का बेटा घर पर आया के साथ रहा करता था। सिया सुबह का खाना बनाने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाती थी। शाम को सिया के लौटने पर आया रेखा अपने घर लौट जाती थी और उसके बाद मुन्ना के साथ वो घर के बाकी काम भी संभाला करती थी। अरे सिया, अब तो तेरी सास गांव से आ गई है, अब तो रेखा की छुट्टी कर दे, तेरे 10,000 बच जाया करेंगे। अरे नहीं, छोटे बच्चों के साथ ना बड़ा बंधन हो जाता है। अगर मैंने रेखा को हटा दिया तो मम्मी जी पूरे 10 घंटे के लिए घर में कैद होकर रह जाएंगी। अरे तो काम ही क्या है उनके पास पोते पोतियों को खिलाने के अलावा? अरे छोड़ ना ये सब। घर पहुंचकर मम्मी जी, अपार्टमेंट में नीचे एक जगह योगा क्लासेस होती है, मैंने आपका भी वहां पर एनरोलमेंट करवा दिया है। कल से आप सुबह 1 घंटे के लिए वहां योगा करने जाया कीजिए, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और वहीं नीचे पार्क में ना एक मंदिर भी है,
वरदान बता रहा था कि आप गांव में रोज मंदिर जाती थी, तो आप यहाँ भी अपनी पूजा पाठ बड़े आराम से कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिए, संकोच की कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा, इतना बड़ा घर है तुम्हारा, मुझे यहाँ किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। घर का बाकी सब काम तो काम वाली ही कर जाती है। मुन्ना के लिए भी तुमने रेखा को रखा हुआ है। मैं तो पूरा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। इसमें बोर होने जैसी क्या बात है मम्मी जी, आपके रूम में एक टीवी लगवा देती हूँ, आप उसमें भजन कीर्तन कथा जो भी सुनना चाहे सुन सकती हैं। प्रेमा को शहर आए अब कुछ दिन बीत गए थे। धीरे धीरे उसका परिचय आसपास में रहने वाली हम उम्र महिलाओं के साथ हुआ, तो उसने मंदिर में भजन कीर्तन करने वाली मंडली ज्वाइन कर ली। अब जहाँ भी सत्संग या कीर्तन होता, प्रेमा भी अपनी मंडली के साथ वहाँ पहुँच जाती। सिया, आज ऑफिस के बाद थोड़ा रुकना, सब लोग मूवी देखने चल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे घर जाकर खाना बनाना होता है, मम्मी जी मेरा वेट कर रही होंगी। क्या यार, तेरी मम्मी जी पूरा दिन घर में खाली तो रहती है, क्या एक टाइम खाना भी नहीं बना सकती? गांव में तो अपना खाना बनाकर खाती होंगी ना। देख स्वाति, इस बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहती। फिलहाल मुझे लेट हो रहा है, मैं घर के लिए निकल रही हूँ। सिया की बात सुनकर स्वाति को बड़ी हैरानी होती है। बड़ी अजीब बात है, अब तो इसकी सास भी आ गई है, उसके बाद भी इसने बच्चे की देखभाल के लिए आया को लगा रखा है, और सुबह शाम खाना भी बेचारी यही बनाती है। ऐसे ससुराल वालों के साथ रहने का क्या फायदा, जो बहू को जरा सा भी सपोर्ट नहीं कर सकती। सही कह रही है यार, अगर मेरी सास ऐसी होती ना तो मैं तो 4 दिन भी उसके साथ ना रहती और वापस उन्हें गाँव भेज देती। अरे जब मुझे किसी काम में मदद ही नहीं मिल रही तो फिर साथ रहने का क्या फायदा। 3 दिन बाद सिया और वरदान की शादी की सालगिरह थी। शादी की सालगिरह मनाने के लिए उन्होंने अपने कुछ खास दोस्तों को अपने घर बुलाया हुआ था। सभी मेहमान घर पर जमा होने लगे थे। तभी सिया की सास प्रेमा बाहर से आती है। अरे मम्मी जी आ गई आप, कैसा रहा आपका सत्संग? बहुत अच्छा रहा बेटा, बहुत आनंद आया। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। प्रेमा अंदर वाले कमरे में जाकर आराम करने लगती है। अरे सिया, आज तेरे घर में पार्टी है और तेरी सास बाहर घूम रही है। अरे यार सब बहाने, घर में रहती तो सिया के साथ काम ना करवाना पड़ जाता। ऐसे भी क्या इमरजेंसी थी कि आज ही उन्हें सत्संग में जाना था। बेटे बहू की शादी की सालगिरह दिन तो घर में रुक ही सकती थी। मैंने तो सिया को पहले ही कहा था, अब तेरी सास आ गई है तो कुछ काम उनके ऊपर भी छोड़ दिया कर। तू जिम्मेदारियां उनके ऊपर डालेगी तभी वो कुछ काम में हाथ बटाएगी। लेकिन सिया ने तो शुरुआत से उनकी आदत बिगाड़ रखी है। सिया की सहेलियों की बात प्रेमा के कानों में पड़ जाती है। आज तो मेरी बहू मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही है, लेकिन अगर ये अपनी सहेलियों की बातों में आ गई तो मेरा इस घर में एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि सिया के मन में ये सारी बातें बैठे, मैं खुद ही घर के काम करना शुरू कर देती हूँ। सिया अपनी पार्टी का मजा खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो किसी भी बातों का जवाब नहीं देती। अगले दिन सिया ऑफिस से वापस आई तो उसने देखा कि सास प्रेमा कीर्तन के लिए मंदिर नहीं गई है, बल्कि रसोई में खड़ी सब्जी बना रही है। अरे मम्मी जी, आप मंदिर नहीं गए आज? खाना तो मैं आकर बना ही लेती हूँ ना, आप क्यों बना रही है खाना? नहीं बेटा, मैंने मंडली वालों को मना कर दिया है, अब मैं मंदिर में कीर्तन के लिए नहीं जाया करूँगी। अरे लेकिन हुआ क्या है, आपका किसी से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं बेटा, मेरा किसी से झगड़ा क्यों होगा, हम तो वहाँ भगवान का नाम लेने के लिए जाते हैं, लड़ाई झगड़ा क्यों होने लगा वहाँ? बस मैंने सोचा है कि अब मैं घर में रहकर तेरे साथ घर के कामों में मदद कराया करूँगी, और वैसे भी पूरा दिन खाली बैठे बैठे परेशान हो जाती हूँ। मैंने रेखा को भी मना कर दिया है, कल से मुन्ने को ना मैं ही संभाल लिया करूँगी। सिया को सास प्रेमा की बातें कुछ अजीब सी लग रही थी। जैसे ही वो अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि सासू माँ ने वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े धोकर आयरन भी कर दिए हैं। सच सच बताइए मम्मी जी, कुछ तो जरूर हुआ है। लग रहा है आज पूरा दिन आपने आराम ही नहीं किया, पूरा दिन बस काम ही करती रही। आपको मेरी कसम है मम्मी जी, सच बताइए, क्या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है? अरे नहीं बेटा, तू तो मेरी बेटी है, मैं तेरी बात का बुरा कैसे मान सकती हूँ। लेकिन ये बात भी तो सच्ची है ना कि मैं पूरा दिन घर में खाली पड़ी रहती हूँ और घर की किसी जिम्मेदारी में हाथ भी नहीं बटाती। इसलिए मैंने सोचा तू बाहर काम करती है तो अब से मैं घर संभाल लिया करूँगी। अच्छा तो ये बात है, ज़रूर आपने उन लोगों की बातें सुन ली है जो कह रहे थे कि मेरी सास घर का कोई काम नहीं करती। हाँ बेटा, लेकिन मुझे उनकी बात गलत नहीं लगी। मैं जब से शहर आई हूँ मैंने कभी कोई काम नहीं किया, बस अपनी ही मस्ती में मगन रही।
कभी योगा, कभी मंदिर, कभी वॉक। मुझे सोचना चाहिए था कि बहू बेटे के साथ रहना है तो मुझे भी कुछ जिम्मेदारियां बांटनी चाहिए। मम्मी जी, क्या लगता है आपको मैंने आपको शहर से यहाँ घर के काम और मुन्ना की देखभाल करवाने के लिए बुलवाया था? अरे बेटा देख, मेरी सारी सहेली अपने पोते पोते को संभालती है। अब अगर दादी नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा? इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है। आप गलत समझ रही हैं मम्मी जी। मैंने आपको शहर इसीलिए बुलवाया था ताकि आप यहाँ आकर अपनी जिंदगी सुकून से जी सके। अगर यहाँ आकर भी आपको दिन में 24 घंटे काम ही करते रहना है तो फिर हमारे यहाँ साथ रहने का क्या फायदा हुआ? और अब आपकी उम्र कोई घर के काम करने या बच्चों की जिम्मेदारियां संभालने की नहीं है। वरदान ने मुझे बताया है आपने अपनी सारी जिंदगी बहुत ही मेहनत और संघर्ष के साथ बिताई है, इसलिए अब आप बस अपनी जिंदगी चैन और सुकून से बिताइए। जैसे आपने अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत की, वैसे ही अब अपने बच्चों के लिए मेहनत करने की हमारी बारी है और हम खुशी खुशी ये जिम्मेदारियां निभा भी रहे हैं। माँ जी, इस घर को एक माँ की ज़रूरत है, नौकर की नहीं। और एक बात बताइए, जब तक आप गांव में रह रही थी क्या ये घर नहीं चल रहा था? तो जैसे ये घर पहले चल रहा था अब भी चल सकता है। आपको काम की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे लेकिन बेटा ये भी तो सही है ना कि घर के कामों में घर के हर सदस्य को मदद करनी चाहिए। जब मुझे मदद की ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगी मम्मी जी, आप बेफिक्र रहिए। बेटे बहू के साथ रहने वाले सास ससुर उनके नौकर नहीं होते। आपकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी पसंद और नापसंद है और आप अपना जीवन अपने तरीके से जीने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। यहाँ शहर में मैं आपको 8 घंटों के लिए घर में कैद नहीं रख सकती, वो भी इसलिए क्योंकि आपको मेरा बच्चा संभालना है। आप तो बस मुन्ना के साथ खेलिए और रेखा पर नजर रखिए, उससे कहकर काम करवाइए, बस आपकी इतनी ही जिम्मेदारी है। अपनी बहू के ऐसे विचार जानकर प्रेमा हैरान रह गई थी। बहू की घुटन। आरती अपने पति विशाल, 2 बच्चे नेहा और अमित के साथ रहा करती थी। आरती अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन, विशाल जी, दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, आप कब तैयार होंगे? मुझे भी कॉलेज जाना है, आज से बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं ना, बहुत सारा काम है मेरे पास। बस 10 मिनट दे दो आरती। इस तरह से विशाल फटाफट तैयार होकर अपने दोनों बच्चों को लेकर निकल जाता है और रास्ते में अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर ऑफिस चला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर आरती भी घर का काम करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। शाम को जब विशाल घर आता है तो वो देखता है कि उसके आने से पहले ही आरती ने सारा काम कर रखा है। ये देखकर विशाल आरती से कहता है, आरती, कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम ना होती तो मैं अकेले क्या करता। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अरे यार, तुम सुबह घर का सारा काम करके जाती हो, फिर कॉलेज जाकर बच्चों को पढ़ाती हो, दोपहर में कॉलेज से आते हुए हमारे बच्चों को स्कूल से घर लेकर आती हो, फिर बच्चों को संभालती हो, फिर दोबारा से घर का सारा काम करती हो और रात में मुझे भी संभालती हो। आखिर इतना सब कुछ तुम इतनी आसानी से कैसे मैनेज कर लेती हो? विशाल की ऐसी बातें सुनकर आरती को बहुत अच्छा लगता है। वो मुस्कुराने लगती है। अब वो चारों बैठकर एक साथ खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी विशाल के फोन पर उसकी माँ गंगा का फोन आता है। कैसा है बेटा? शहर जाकर तो तू बूढ़े माँ बाप को भूल ही गया। ऐसा नहीं है माँ, और वैसे भी ये घर भी तो आप ही का है, आप और पिताजी जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता ना, बस इसलिए मैं गांव नहीं आ पा रहा हूँ, पर आप दोनों जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। अगर ऐसा है तो तू हमारी कल की ही टिकट निकाल दे, वैसे भी बहुत दिन हो गए अपने पोता पोती को देखे। अब विशाल अपने माता और पिता के आने का सारा इंतजाम कर देता है और बहुत जल्द गंगा अपने पति सुरेश के साथ अपने बहू बेटे के घर आ जाती है। वहां वो देखती है कि उसकी बहू साड़ी ना पहनकर सूट, जीन्स आदि पहन रही है। साथ ही दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर काम करने जा रहे हैं और अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये देखकर गंगा को अपनी बहू से नफरत होने लगती है। यहाँ मजे से जी रही है, इसीलिए तो गांव में सास ससुर के पास रहना नहीं चाहती। अगर गांव में रहती ना तो हम इसे ऐसे कपड़े पहनने नहीं देते, अरे घर से निकलने ही ना देते। क्या गंगा, तुम बेकार ही बहू से और उसके काम से चल रही हो। यह आजकल की दुनिया है, समय के साथ खुद को भी बदलो। हमारे समय पर बात कुछ और थी और अब के समय पर बात कुछ और है। अब लड़का लड़की किसी एक दूसरे से कम नहीं। और वैसे भी क्या हुआ अगर हमारी बहू बाहर जॉब करती है तो? अजी आपको फर्क नहीं पड़ता होगा बहू के इन हरकतों से, पर मुझे बहू के चाल चलन जरा भी पसंद नहीं।
इस बारे में मुझे अपने बेटे से बात करनी ही होगी। गंगा को आए अभी महीना भर नहीं होता कि वो अपने बेटे की कान भरना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर जब आरती कॉलेज चली जाया करती तब उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर गंगा अपनी पोता पोती के भी कान भरती। अरे मेरी पोती कितनी प्यारी है, मम्मी का कितना कहा मानती है। और एक तेरा वो छोटा भाई अमित, मम्मी पापा का कोई काम नहीं करता, फिर भी मम्मी पापा न जाने उसी से क्यों इतना ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं दादी, मम्मी तो बहुत अच्छी है। मम्मी हम दोनों से प्यार करती हैं। आपको पता है, मम्मी जब भी बाहर जाती हैं तो वहाँ से मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आती हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो आज तुम अपनी मम्मी से गुड़ पट्टी लाने को कह दो। देखते हैं तुम्हारे लिए मम्मी गुड़ पट्टी लाती है या नहीं। गंगा के कहने पर अब नेहा आरती को फोन करती है और कहती है, मम्मी आज मुझे ना गुड़ पट्टी खानी है, आप मेरे लिए प्लीज लेकर आना। नेहा बेटा, गर्मियों में गुड़ पट्टी नहीं मिलती, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगी। वैसे भी तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? नहीं, मुझे गुड़ पट्टी ही खानी है। अगर आप मेरे लिए गुड़ पट्टी नहीं लेकर आई तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इस तरह से नेहा आरती से नाराज हो जाती है और फोन रख देती है। शाम को जब आरती अपने दोनों बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आती है तो नेहा आइसक्रीम फेंक देती है और अपनी माँ से कहती है, आप बहुत गंदी है, आप सच में मुझसे प्यार नहीं करती, आप सिर्फ अमित से प्यार करती हैं। तभी तो अमित के कहने पर आप आइसक्रीम लेकर आई और मेरे गुड़ पट्टी मांगने पर भी गुड़ पट्टी नहीं लेकर आई। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, आपसे कट्टी हूं मैं। इस तरह से नेहा नाराज होकर चली जाती है। ये सब देखकर गंगा को बहुत खुशी होती है, लेकिन जब आरती अपनी सास के चेहरे पर मुस्कुराहट देखती है तो वो समझ जाती है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं उसकी सास का हाथ है। पर आरती सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके दोनों बच्चे उससे बातचीत कम कर देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर विशाल भी थोड़ा चिड़चिड़ा रहने लगता है। ऐसे ही एक दिन रात को आरती दूध लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है, बेटा तुम मान या ना मान, पर सारी गलती बहू की है। तूने उसे सर पर चढ़ा रखा है, तभी वो इतना ज्यादा उड़ रही है। माँ अब फिर शुरू हो गई। मैंने आपको समझाया था ना, बताया था ना कि आरती सिर्फ इस घर को चलाने के लिए, हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए काम कर रही है। टीचर की नौकरी में क्या बुराई है माँ? बेटा काम करने में कोई बुराई नहीं, पर बुराई है बहू के कपड़ों में। इस चीज में बुराई है कि वो तुम्हें और अपने बच्चों को टाइम नहीं देती। बुराई इस चीज में है कि वो घर की जिम्मेदारी, एक माँ की और बीवी की जिम्मेदारियों को सही से नहीं संभाल रही। गंगा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आरती के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। आरती फैसला लेती है कि अब से वो कॉलेज नहीं जाएगी। इस तरह से आरती कॉलेज जाना बंद कर देती है और विशाल के पूछने पर आए दिन कोई ना कोई बहाना मार देती। ये सब देखकर विशाल को शक होता है और वो आरती से कहता है, आरती तुम्हें तो बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था ना, क्या हुआ, तुमने कॉलेज जाना क्यों बंद कर दिया? मैंने बताया ना कि अब मैं अपने बच्चों को थोड़ा समय देना चाहती हूँ, और वैसे भी अब मन नहीं करता बाहर जाने का। मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। तुम ये सब कुछ माँ के कहने पर तो नहीं कर रही हो ना? आरती मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम इस तरह से घुट घुट कर क्यों जी रही हो। तुम्हें मेरी तरफ से पूरी छूट है, तुम अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहती हो वैसे जियो। इस तरह से विशाल आरती को सपोर्ट करता है और अगली सुबह वो अपने माता पिता के जाने की पूरी तैयारी कर देता है। जब गंगा इतने सारे बैग देखती है तो विशाल से पूछती है, अरे विशाल बेटा, इतने सारे बैग, कोई कहीं जा रहा है क्या? हाँ माँ, आप और पिताजी फिर से गांव जा रहे हैं और इस बार आपसे विनती है कि जब आप इस घर में आए तो इस घर को हमारा घर समझ कर आए। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे छोटे से खुशहाल परिवार को तोड़े। आप जब से यहाँ आई हैं तब से कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है। आप कभी मेरे बच्चों को उनकी माँ के खिलाफ भड़का रही हैं तो कभी मुझे मेरी बीवी के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता? विशाल बेटा, ये तो क्या कह रहा है? मैं तो जो भी कह रही थी तेरी भलाई के लिए कह रही थी, और अगर तू अपनी बीवी पर लगाम देगा तभी तो तेरी बीवी तेरे काबू में रहेगी। चुप करो गंगा, मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। लगाम मेरे बेटे को बहू पर नहीं बल्कि मुझे तुम पर देनी चाहिए। यह सब कुछ मेरी ही ढील का नतीजा है कि तुम आज मेरे बेटे के घर को उजाड़ने पर लगी हो। तुम उसका परिवार तहस नहस करो, इससे तो अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ गांव ही चलो।
इस तरह से विशाल अपने माता पिता के गांव जाने का बंदोबस्त कर देता है और सुरेश भी गंगा को अपने साथ गांव ले जाता है, जिसके बाद विशाल अपने छोटे से परिवार के साथ फिर से खुशहाल जीवन जीने लगता है और आरती भी घुट घुट कर जीना बंद कर देती है।